हेलो स्टूडेंट, हाउ यू आर डूइंग वेल। आज जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आपके जैसे पॉलिटेक्निक के सिलेबस के स्टार्ट के 3 चैप्टर्स हैं, वेव मोशन है या आपका ऑप्टिक्स है या आपका थर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उससे रिलेटेड जो आपने फर्स्ट सीटी दिया था उसके कुछ क्वेश्चंस और साथ में कुछ अदर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के एमसीक्यूज़ वाले, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह से हम उसको तैयार कर सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे। क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोग भी अब कौन से सिटी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे अब से सेशनल एग्जाम में, थोड़ा कंसेप्ट भी आपका रिवीजन हो। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले वैसे 3 चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लें, उसके बाद में इस पे आएँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे आप लोग इसको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आपके इस वीडियो के हेल्प से रिवाइज हो सकते हैं, राइट। कि कौन कौन से कंसेप्ट इस वीडियो की हेल्प से आपके रिवाइज हो सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपका जनरली इसमें हम दे सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि क्या 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 चीज़ें आपको इसमें हेल्पफुल रहेंगी। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे हम इसको शो कर रहे हैं। इस तरह से ये बना हुआ है कि विच इज़ नॉट, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विच इज़ नॉट मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सा जो वेव है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, राइट। कि कौन सा आपका मैकेनिकल वेव नहीं है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा वेव जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव किसे हम कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो मैकेनिकल वेव जनरली क्या है, किसको हम मैकेनिकल वेव, कौन से वेव मैकेनिकल वेव होते हैं कि जिनके ट्रांसफ़र के लिए, जिनके आप अगर मूव कर रहे हैं तो मूव के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी है, ट्रांसवर्स वेव है, साउंड वेव है, तीनों में क्या है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तीनों में क्या है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हमें होती है। बिना माध्यम के ये वेव नहीं चल सकती, राइट। तो जो आपका लाइट वेव है, लाइट वेव में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हमारा क्या है, मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव है, अब लाइट कौन सी वेव है, तो लाइट आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ट्रांसवर्स क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ट्रांसवर्स कि जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा ट्रांसवर्स वेव है। वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड वेव क्या है। तो साउंड वेव में जो आपके माध्यम के कण है वो तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तो साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से, एसएचएम से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका F is proportional to minus A, where is the displacement, A is showing the displacement, तो minus A के proportional है। Next is the magnitude of acceleration of particle executing SHM at position of maximum displacement। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वेलोसिटी में और त्वरण में। ये जैसे सब लोग जानते होंगे, अगर इस तरह से पेंडुलम बना हुआ है, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, एक मीन पोजीशन को दिखाता है। किसे दिखाता है, माध्य स्थिति को दिखाता है। और अगर हम इसे डिस्प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए इतना हमने डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये आपकी क्या है, डिस्प्लेस पोजीशन, जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हैं। तब जब यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ए को शो कर रहा है, तो हमारा जो आयाम है वो कितना है, ए है। अब आपको बताना है वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा।
तो जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, राइट, वेलोसिटी मिनिमम या जीरो होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। इसी सीरीज में जो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सीलरेशन जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट और कई बार पूछा भी जाता है, इसी पे एमसीक्यूज ये दोनों है। तो आपसे पूछा गया है कि आपका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, वेलोसिटी आपकी ज़्यादा कहाँ पे है, इससे आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो ज़्यादा है वो कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे। हाँ, तो मिनिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम कहाँ पे है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, यानी आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन SHM विद रेस्पेक्ट टू टाइम विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, SHM में कौन सी जो क्वांटिटी है वो नियत बनी रहती है, तो जैसे आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी अगर चेंज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इसी से रिलेटेड है, ये भी चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि दोनों का जो सम है, जो इन दोनों का जो सम है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होता है, टोटल एनर्जी, राइट। तो अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरे को भी चेंज होना ही है, तो क्या नियत बना रहेगा, टाइम पीरियड जो है वो आपका नियत बना रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव की कितना फ्रीक्वेंसी होता है, तो साउंड वेव को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव और इंफ्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड वेव, जो हम जनरली सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज हम इसको बोलते हैं। और अगर ग्रेटर देन है 20 हर्ट्ज से तो वो कौन सी वेव है, इंफ्रासोनिक, राइट, दिस रिप्रेजेंट इंफ्रासोनिक वेव। नेक्स्ट इज रिबरेशन टाइम पीरियड ऑन, द रिबरेशन टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें फेज क्या, कौन सी क्वांटिटी है जो फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो ये फाई है दिस रिप्रेजेंट फेज, राइट, फाई किसे रिप्रेजेंट करता है, फेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट टू स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग आपका ये लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरा स्प्रिंग ये लगा हुआ है, तो इस तरह से अगर 2 स्प्रिंग लग रखे हैं तो हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। अगर इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, K = K1 + K2, राइट। अगर ये सीरीज में लगे होते इस तरह से एक, और फिर मान लीजिए दूसरा इस तरह से लगा होता, हाँ, यहाँ पे कोई मान लीजिए आपने पिंड लगा रखा है, तब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, 1/K, जो आपका पैरेलल वाला चलता है 1/K बराबर 1/K1 + 1/K2, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि आपके स्प्रिंग जो है वो समानांतर क्रम में लगे हुए हैं या आपका श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। पोलराइजेशन क्या दिखाता है, तो पोलराइजेशन जो है वो लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है, ट्रांसवर्स नेचर को दिखाता है। वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, अगर कोई सोर्स इन्फिनिटी अनंत पे रखा है तब उससे किस तरह का वेव फ्रंट हमें मिलेगा, तो हमें प्लेनर वेव फ्रंट वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल लाइट इज द फॉर्म ऑफ, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। हाइगेंस ने क्या बताया था कि जो लाइट है वो एक तरंग के रूप में चलती है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटी I and 4I, I और 4I की दो आपकी वेव हैं और आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि जो I1 है वो कितना है, I है, और I2 कितना है, 4I है, I1 I है और I2 कितना है, 4I है, राइट। तो एम्पलीट्यूड कितने होंगे, अब एम्पलीट्यूड आप जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, I प्रोपोर्शनल होता है किसके, A² के। तो अगर आप A1 A2 निकालेंगे तो A1 तो I ही होगा कि I दिखाया गया है, और जो A2 होगा, A2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 2I के,
राइट, 2i। नाउ आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो आई मैक्सिमम यानी आपका ए मैक्सिमम का स्क्वायर, आई मैक्सिमम कितना होगा, ए मैक्सिमम का स्क्वायर, तो ए मैक्सिमम कितना, दोनों के सम के बराबर यानी 3i का स्क्वायर, और आई मिनिमम वो कितना होगा, आई का स्क्वायर, राइट, मिनिमम के लिए आई का स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं डिवाइड में आई का स्क्वायर करते हैं तो कितनी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, 9i एंड आई, राइट। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट थिन फिल्म ऑफ वाटर, कि अगर आपने वाटर पे कोई ऑयल की लेयर बना दी है, कोई परत वाटर पे बना दी है, तो उसमें आपको कलर दिखाई देते हैं, जो आपने देखा होगा जनरली घरों में, तो कलर दिखाई देते हैं, तो वो किस फिनोमिना से दिखाई देते हैं, तो वो किससे दिखाई देते हैं, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण से। आगे है सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने पहले दिया था, तो हाइगेंस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपका सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल दिया था। टू स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव इंटेंसिटी 81:1, कितनी इंटेंसिटी है, 81:1, और एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में आप रिलेशन डालते हैं, आई बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर, तो आई दिया हुआ है, ए पूछा हुआ है, तो इसके स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 का 9 और 1 का 1 ही, तो क्या आंसर होगा, 9:1। इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, इंटरफेरेंस पे आप लोग एक दो न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। आगे है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, राइट, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में क्या प्रोड्यूस करता है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर रेस्ट में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब आपका चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी पे हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या मीनिंग है कि उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इट लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब हम कहते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज है। किरचॉफ के जो लॉज हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, वो किस पे बेस्ड हैं, तो सबसे पहले क्या है ये, तो अगर एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा धाराएं मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है, मीन्स इट्स इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या शो करता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ शो करता है, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये आपका ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है, यानी समेशन ऑफ बी आई, जो आई बी या बी आई हम कह सकते हैं, दिस वैल्यू इज 0, या समेशन ऑफ बी भी हम इसे पढ़ते हैं, समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो ये ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। आगे आपका है विच प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डज नॉट फॉलो, जो चार्ज है यानी आवेश है कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है, तो चार्ज आपका कंजर प्रॉपर्टी को दिखाता है, क्वांटाइजेशन को दिखाता है, जो चार्ज है वो मोशन से इफेक्ट नहीं होता, जो चार्ज है वो क्या नहीं होता, मोशन से अफेक्ट नहीं होता, राइट, तो जो चार्ज है वो मोशन से कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। चार्ज आर एडिटिव, तो चार्ज एडिटिव होता है। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 वोल्ट आपका जूल अपॉन कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। जनरली फार्मूला भी है कि आपका B अगर हम निकालना चाहें तो E अपॉन क्यू से निकाल सकते हैं, राइट, E अपॉन क्यू से हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जनरली फार्मूला है वोल्टेज का। आगे है यूनिट चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये इसमें वर्ड मीन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, जहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल बराबर हो, तो सब जगह पे पोटेंशियल बराबर है और आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं यूनिट चार्ज को, तो कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य उसमें नहीं होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें C कैपेसिटी है, Q चार्ज है और A उसका एरिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में, दो प्लेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निर्भर नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो लास्ट क्वेश्चन है कि 64 ड्रॉप्स आपके पास हैं और जिसकी कैपेसिटी दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और एक बिग ड्रॉप बनाते हैं, राइट, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। और अगर स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज Q है, इफ स्मॉल ड्रॉप कंटेन चार्ज Q, देन चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज क्या शो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है। चार्ज किसको दिखाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो 64 ड्रॉप हैं और एक पे चार्ज Q है और उसको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो जो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64 इंटू Q। कितना हो जाएगा, 64 इंटू Q। जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, 64 इंटू Q। 64 इंटू Q टोटल चार्ज आपका हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ MCQs थे, 30 MCQs थे जो आपके रिलेटेड थे किससे, जो आपका स्टार्ट के 3 चैप्टर्स हैं उसके कुछ कंसेप्ट लेके ये बनाया गया था। तो पहले 3 चैप्टर्स का आप रिवीजन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो कुछ कंसेप्ट का आपको इससे रिवीजन हो जाएगा। जो बाकी हैं, बाकी भी हम लोग नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड भी कुछ रिवीजन कंसेप्ट आपके डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करें। थैंक यू।